हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम सीपीओ वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैराथन्स की यानी इकोनॉमिक मैराथन एमसीक्यू की सेकंड क्लास लेके आए हैं। पहले एक क्लास हम कर चुके हैं जिसके अंदर लगभग हमने 65 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से हो ये आप कह नहीं सकते। ये मिक्स से क्वेश्चन है जिसके अंदर करंट अफेयर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी ऐप ने परचम क्लासेस ने एसएससी टेस्ट सीरीज जो है जनरल अवेयरनेस के लिए लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर तरीके से ब्रेकअप करते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग 5500 क्वेश्चंस ये होंगे जिसके अंदर रेगुलर अपडेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ चीजें होती हैं। टियर 1 टियर 2 दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस जो है हमारी टीम ने बनाए हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तैयारी तो कर लेते हैं पर उस तैयारी को आंकना जरूरी है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के डेज आएंगे तो आपको टेस्ट जरूर लगाने चाहिए अगर आप अपनी सफलता चाहते हो तो। ठीक है, और ये कुछ मेरे बैचेस के बारे में है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के बैचेस चल रहे हैं ऐप पर, आप लोग इनरोल कर सकते हो। ये पूरे का पूरा बैच जो है ये दोनों ही बैच मैंने बनाए हैं। ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक की तैयारी जो है कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा पे, अलग अलग माध्यम से मेरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिल रहे हैं कि मैम इससे हमारा स्टेट पीसीएस भी क्लियर हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने बेसिक्स क्लियर करने में, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने में मदद मिली है। तो आप लोग भी पीछे नहीं रहेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को बहुत बेहतरीन बनाने में। आप लोग एनरोल कर सकते हो परचम क्लासेस की ऐप पर जाके। ठीक है, ये बैचेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास के लिए, ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस SHG रेफर्स टू। SHG का मतलब क्या होता है जो माइक्रो फाइनेंस की दुनिया से जुड़ा हुआ है? आपको पता है SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आंसर तो आ गया ये। पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखो, जब 15 से 20 लोग मिलके किसी काम को शुरू कर रहे हैं और खुद को SHG की तरह रजिस्टर करवा लेते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? इनका बैंक से लिंकेज हो जाता है, यानी विदाउट कोलेटरल भी इनको लोन मिल जाता है। ये इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2017 से फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट किस डेट को लॉन्च कर रहे हैं, किस डेट को प्रेजेंट करते हैं? तो 1 फरवरी को। और ये 1 फरवरी जरूरी नहीं है, मैं कहूंगी 1 वर्किंग डे ऑफ फरवरी। पहले लास्ट वर्किंग डे पे होता था, अब 1 वर्किंग डे ऑफ फरवरी को जो है ये 2017 से ऐसा कह दिया भारत ने कि हम इसको 1 वर्किंग डे ऑफ फरवरी को अनाउंस किया करेंगे। तो तब से लेके अब तक ये 1 फरवरी को ही सुनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? बजट थोड़ा पहले बनने लगा, जिससे पिछला जो पैसा बचता है, पिछले वाले जो साल का, पिछले बजट का जो पैसा बचता है वो खत्म नहीं होता, उससे पहले नया बजट अनाउंस हो जाता है। पहले क्या होता था? पिछला बजट जो है वो पूरा लग चुका है, पैसे खत्म हो चुके हैं पिछले बजट के, और अभी नए वाला बजट अप्रैल से लागू ही नहीं हुआ है, नए वाले बजट का एलोकेशन ही नहीं हुआ है। तो उससे देश को चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? कुछ 1.5-2 महीने का खर्चा अलग से हम लोग निकाल लेते हैं कि अभी नया बजट आया नहीं है और पुराना बजट जो है उसके पैसे खत्म हो चुके हैं, नए बजट का एलोकेशन नहीं हुआ है। तो हमने क्या सोचा कि हम थोड़ा पहले इसको खिसका देते हैं, यानी 1 फरवरी को ही अगर इसको सुना देंगे तो हमारी बजट की डिस्कशन टाइम से समाप्त हो जाएगी और वोट ऑन अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट क्या है ये मैंने अपनी फिस्कल पॉलिसी की क्लास में बताया हुआ है, यूट्यूब पे ही जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर इज कॉल्ड। जिस प्रॉपर्टी का लीगल हायर ही नहीं है और वो स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एस्चीट प्रॉपर्टी। ये ऐसी होती है उत्तराधिकारी विहीन संपत्ति होती है जिसका कोई लीगल हायर ही नहीं है, जिसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। 15th फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? इसने काम किया है 2020 से 2025 तक। ठीक है, आपको पता है आर्टिकल 280 के अंदर ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। एक चेयरमैन, 4 अदर मेंबर होते हैं। लेकिन इसको
बना दिया था 2017 में और इन्हें काम करना था 2020 से 25 में, तो इसका गठन हो चुका था 2017 में। और अब जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पानागरिया। कौन है? अरविंद पानागरिया। और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे एनके सिंह। कौन? एनके सिंह। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ, कुल मिला के इकोनॉमी को स्टेबल करना। अब इकोनॉमी कब स्टेबल होगी? जब रीजनल ग्रोथ बैलेंस रहेगी, जब जीडीपी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रही है, जब ये सारे काम होंगे तभी भारत सरकारी बजट का उद्देश्य पूरा होता है। यानी बैलेंस रीजनल ग्रोथ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जीडीपी ग्रोथ, ये तीनों ही मकसद होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम फॉर माइक्रो फाइनेंस बोरोवर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर जितने भी माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स होते हैं, जो छोटे छोटे उधार मांगने वाले लोग होते हैं, आपको बताना है कि उनकी अपर लिमिट कितनी डिसाइड की हुई है कि आपको माइक्रो फाइनेंस में हम काउंट करेंगे, आपकी मैक्सिमम जो इनकम है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 1.25 लाख रुपए यानी 1.25 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और बाकी कैटेगरी अलग अलग होती है, अर्बन में अलग, रूरल में अलग। तो रूरल का पूछा है, रूरल में 1.25 लाख है। नेक्स्ट पूछा है कि डैश वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इनफॉर्मल ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक फॉर केटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक्स के बीच में क्या क्या किया है ताकि गरीबों की जो जरूरत है वो पूरी हो सके? इनके बीच में एक लिंकेज बना दिया है। ठीक है, इनके बीच में एक लिंकेज बना दिया है। इससे क्या होगा? कोलेट्रल फ्री लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीक्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड हाफ एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपको बताना है ये हमारा डेजर्टिफिकेशन को रोकना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इकोसिस्टम को अच्छा रखना, ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है? ये बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 की। एसडीजी 15 में ये बात लिखी हुई है कि हमको ये सारी चीजें अचीव करनी है 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का क्या एम है? यानी जो एसडीजी 6 है उसका क्या है? वाटर एंड सैनिटेशन को भरपूर रखना, वाटर एंड सैनिटेशन का ध्यान रखना। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में वाटर एंड सैनिटेशन दिख रहा है आपको, तो क्या आएगा? हेल्दी लाइव्स की बात नहीं है यहाँ पे, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल की बात है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द ईयर डैश, कौन से साल में इंदिरा गांधी ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, व्हीट रिवॉल्यूशन की टाइटल वाला स्टैंप जारी किया था? अब आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया है, यानी व्हीट रिवॉल्यूशन कब आया है? 1966-67 में, जब हमारा 3rd 5 ईयर प्लान एंड हो रहा था और हमने प्लान हॉलिडे ले लिया था क्योंकि देश के हालात ठीक नहीं थे। तब भारत में इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनती हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, और फिर उसके बाद क्या होता है? उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर शुरू किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण व्हीट का एकदम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको व्हीट रिवॉल्यूशन नाम भी दिया। तो उसकी स्टैंप जारी की इंदिरा गांधी ने 1968 में। कब? अगले ही साल उनकी स्टैंप, ये बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि देश क्या कर रहा है, 1968 में ये स्टैंप जारी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाटर मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए, सैनिटेशन के लिए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? अभी अभी मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो इससे रिलेट करता है। उसके बाद एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, dividend declared by a company but not paid or claimed within dash days from the date of declaration is to be transferred to the unpaid dividend account। कह रहे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर उसको पे नहीं किया, कितने दिन तक अगर पे नहीं किया कि वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता है, तो 60 डेज का वक्त होता है, 60 दिन के अंदर अंदर आप इसको पे कर दीजिए, अदरवाइज ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, इसको एनपीए से मत लिंक कर देना और देखते ही 90 लगा दो, ये एनपीए नहीं है, यहाँ डिविडेंड की बात हो रही है। थैलीनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे फॉर डैश। देखो थैलीनॉमिक्स ना फूड की अवेलेबिलिटी से, थैली को थाली से आप
रख सकते हो। इसको आप थालीनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। थाली मतलब भरपूर एक आपके पास भोजन की व्यवस्था है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये इकोनॉमिक सर्वे ने इंट्रोड्यूस किया था 2019-20 के अंदर, ठीक है। 2019-20 में ये अनाउंस किया गया था कि हम हर किसी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो बरकरार रखेंगे, जिसको नाम दिया, अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है इकोनॉमिक सर्वे में जिससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो थालीनॉमिक्स या थैलीनॉमिक्स आप इसको बोलोगे, ये 2019-20 में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यूज किया गया था, जिसमें क्या है कि हर किसी को भरपूर खाना मिलेगा। In which year did the government of India set up the first mutual fund by an act of parliament? पहला म्यूचुअल फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब सेटअप किया था? ये किया था 1963 में। कब किया था? 1963 में। उसके बाद in which year did the companies IBM and Coca-Cola shut down their operations for not being able to comply with the Foreign Exchange Regulation Act that mandated foreign investors cannot own over 40% in Indian enterprises? देखो IBM और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये भारत में काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया था क्योंकि फॉरेन मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट FRMA के अंदर ये कह दिया था ये 40% से ज्यादा स्टेक्स इंडिया में नहीं रख सकते। तो ये कौन से साल की बात है ये पूछा जा रहा है। ये बात है 1977 की। कब की? 1977 की बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड where a small electronic device is used to steal debit and credit card information during an authorized banking transaction. जब आप कोई authorized banking transaction कर रहे हो तो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है, ये एक फ्रॉड है। तो इस फ्रॉड का क्या नाम है? इस फ्रॉड का नाम है स्टूडेंट स्कीमिंग। क्या है? स्कीमिंग, ठीक है। इस फ्रॉड को क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द फॉलोइंग एब्रिविएशन which one is primarily an umbrella organization for operating retail payments and settlement system in India? देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आया था 2007 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2008 में हम लोगों ने, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इस एक्ट में बता रखा है रिटेल पेमेंट्स कैसे होंगी और उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी आपको बनानी चाहिए। तो 2008 में भारत ने एनपीसीआई बनाया था। ये एनपीसीआई इस कानून के अकॉर्डिंग नहीं बना है, मैं फिर क्लियर कर रही हूं। एनपीसीआई तो एक कंपनी है, सिंपल, ठीक है। नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है? भारत के अंदर सारी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को देखना। तो एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका ये काम है, ठीक है। समझ रहे हो? आपको बताना है एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बता देना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका चेयरमैन अभी कौन है। बहुत बार आ चुका है ये करंट में। An asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months is classified as a dash asset by a bank. अब देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एसेट जो है 12 महीनों के लिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह जाता है, 12 महीनों के लिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अगर रह जाता है तो उसको क्या कहेगा बैंक? अब आपको पता है 90 डेज के लिए रह जाता है तो आप उसको एनपीए कह देते हो, लेकिन अगर ये तो एनपीए हो गया, लेकिन अगर वो 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रह रहा तो हम कहेंगे वो डाउटफुल है। और डाउटफुल में भी अगर 1 साल और जोड़ दें, हम 12 मंथ्स और जोड़ दें, तो वो लॉस एसेट बन जाता है, ठीक है। भाई कोई अकाउंट डाउटफुल हो चुका है और फिर भी 12 महीनों तक पेमेंट्स वापस नहीं आ रही है तो हम उसको लॉस एसेट कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है 12 महीनों के लिए क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको पता है ना इस बात का कि अगर देखो ड्यू डेट से 90 डेज आपने डिले किया, अपनी इंस्टॉलमेंट देने में ड्यू डेट से 90 डेज आपने डिले किया, तो आप जो हो, आपका अकाउंट एनपीए कहा जाएगा। 90 डेज में आपने अगर 12 मंथ्स जोड़ दिए, भाई अभी भी आपने पैसा नहीं दिया है, एनपीए हो चुके थे, फिर भी 1 साल हो गया है, किस्तें नहीं दी है, तो आप डाउटफुल हो गए। कौन हो गए? डाउटफुल। और अगर अब भी आपने 1 साल तक पैसे किस्तें नहीं दी है तो आपका जो एसेट है वो लॉस कहलाया जाएगा, लॉस एसेट, बैंक के लिए लॉस हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया? इनमें से क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड लोन्स विद कोलेट्रल, to provide a platform to discuss and act on domestic violence, to collect saving of their member, to organize the rural poor into the formation of group. क्या कह रहा है ये? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या हो रहा है, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है कि आप काम कीजिए, इन तरीकों की चीजों से आप अपने आप बच जाएंगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी रोक रहा है कहीं ना कहीं।
दूसरा जो है, लोन मिलता है लेकिन कोलेट्रल फ्री मिलता है, लोन मिलता है लेकिन कोलेट्रल फ्री मिलता है। तो पहला आंसर ही गलत है, इसका पहला ऑप्शन ही गलत है और उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, आंसर तो ए आ गया। सेविंग्स उनके मेंबर्स की कलेक्शन हो जाती है, रूरल पुअर को हेल्प मिल जाती है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ए। फिर कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व एज अ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन डिप्यूटी चेयरमैन बन चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। अब आपको पता है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बना था जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन इनमें से कौन रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी डिप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। According to 2011 census of India, the decadal growth rate of India was around. इंडिया का decadal growth कितना रहा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 17.7%। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में, जिसमें आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं इंफॉर्मेशन के। अगर आपका प्रोडक्ट कोई खराब है तो आप उसको वापस कर सकते हो, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, आपके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता कोई भी दुकानदार। तो कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है। उसके बाद which economist took the subject to economics away from approaches that focus exclusively on income, growth, utility, with an increased emphasis on individual entitlements, capability, freedom, rights. कहता है वो कौन सा अर्थशास्त्री था जो इनकम, ग्रोथ, यूटिलिटी से दूर ले जाके एंटाइटलमेंट, कैपेबिलिटीज, फ्रीडम पे बातें करता है। ये कौन है? ये अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला है। इंडिया के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। तो इन्होंने इन सब चीजों की बात नहीं की, इनकम, ग्रोथ, यूटिलिटी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सामर्थ्य बढ़ाओ लोगों का, इकोनॉमी अपने आप अच्छी होगी, ठीक है। तो अमर्त्य सेन की बात है। नेक्स्ट है डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। देखो डोनट मॉडल क्या है, डोनट शेप होता है, बेल शेप्ड, ठीक है। डोनट मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं इस पूरी दुनिया में, उनको प्लैनेट को ज्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। आपको प्लैनेट के साथ एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अर्थ के साथ एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो इट एनविजन्स अ वर्ल्ड इन विच पीपल एंड द प्लैनेट कैन थ्राइव इन बैलेंस, ठीक है। इसको डोनट मॉडल कहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनता है? जो भी लोग हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है वो एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे एच का मतलब क्या है, मैं पूरा बोल ही रही हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एच का मतलब हेल्प है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माल्थ्यूसन थ्योरी, जो पॉपुलेशन की बातें करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और फूड सप्लाई उतना बढ़ेगा नहीं। तो आप अभी से ही ध्यान रखें, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा आने वाले समय में। यानी ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ रही है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फूड सप्लाई उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा अकाल से बचने के लिए। Which of the following is a characteristic of a human wants in term of economics? कहता है इनमें से क्या ह्यूमन वॉन्ट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वॉन्ट्स आर लिमिटेड? नहीं, वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, कहां लिमिट है, ठीक है। वॉन्ट्स डू नॉट बिकम हैबिट, क्या आपकी इच्छाएं आपकी आदत नहीं बनती है? बन जाती है, ठीक है। कभी कभी इच्छा बार बार पूरी हो रही है तो वो हमारी आदत हो जाती है, चाहे वो चीज महंगी है या सस्ती है, हमें उसी की आदत लग जाती है। वॉन्ट्स डू नॉट बिकम हैबिट, ये भी गलत है। वॉन्ट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल गलत बात है। एक ही चीज है, एक ही सीट है आपके लिए, ठीक है। एसएससी के अंदर मान लीजिए एक ही सीट है, अब उस पे हजारों लोग लड़ रहे हैं, आपकी भी इच्छा है कि आप उस सीट को लो, मेरी भी इच्छा है मैं उस सीट को लूं, तो वो कंपटीशन हो गया ना। तो वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, ये भी गलत है। वॉन्ट्स आर सेटिएबल, मतलब एबल टू मीट, हम वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हैं, ये बात सही है। वॉन्ट्स आर सेटिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कुजनेट कर्व जो है वो क्या बता रहा है। कुजनेट कर्व स्टूडेंट्स देखो क्या कहता है, कुजनेट कर्व कहता है कि जैसे धीरे धीरे जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, यहां एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, ठीक है। और यहां आपका क्या है, यहां आपकी इनकम है, या मैं कह सकती हूं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या कहता है
कुजनेट कर्व कहता है जब धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यानी लोग अपनी कमाई बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? लोग कमाई बढ़ाएंगे बिजनेस वगैरह करके, इंडस्ट्री वगैरह लगा के, ठीक है। तो उसमें कोयले का भी यूज होगा, एनवायरमेंट पहले डिग्रेड होगा। जब एक लेवल तक सारा काम हो चुका होगा फिर आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओगे, जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएंगे जिससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा लेकिन इनकम बढ़ती रहेगी। मतलब एक पॉइंट के बाद जो है, जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होना कम हो जाएगा और इनकम जो है वो बढ़ती रहेगी। तो आंसर क्या आएगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर कैपिटा इनकम में कुजनेट कर्व बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which economic thought talks about methodological individualism or the idea that people will act in meaningful way which can be analyzed? तो ये आर्थिक विचार किसका है? ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट का है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट्स इस तरीके की बातें करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी। सीएसीपी का पूरा नाम, सीएसीपी आपको पता है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जो एमएसपी वगैरह भी अनाउंस करता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसका पूरा नाम होता है सीएसीपी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सेबी टू एडवाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया इन द ईयर 1996। डेरिवेटिव के लिए 1996 में कौन सी कमेटी सेबी ने बनाई थी? ये कमेटी थी एलसी गुप्ता कमेटी। कौन सी? एलसी गुप्ता कमेटी। Which of the following institution conducts the survey on employment and unemployment? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे कौन सर्वे कंडक्ट करता है? ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन इसको सीएसओ से मिला दिया गया है और इसका नाम एनएसओ रख दिया गया है, ठीक है। 2019 में ये काम कर दिया है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम करता था, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन सेंसस, ये सारे काम। अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया which was prepared by cross section of India's leading capitalist in 1944 was popularized known as the Dash Plan। 1944 में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे में इकट्ठे होते हैं और एक इंडस्ट्रियल प्लान बनाते हैं और उस प्लान का नाम दिया था बॉम्बे प्लान, यानी बॉम्बे योजना। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने यह प्लान की अध्यक्षता की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट है, द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहां आया? भूटान में। भूटान इज द ओनली नेशन जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? भूटान। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। ये एक एनजीओ टाइप का है, हेरिटेज फाउंडेशन, जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। इसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज एन इन्फ्लुएंशियल वर्क। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने 1776 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? एडम स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रिवोल्यूशन किससे डील करता है? व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से डील करता है, ठीक है। और इसको दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। 1970s के अंदर ये क्रांति आती है। वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वो इसके फादर माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत की कृषि वाले क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी ज्यादा है? तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, जितने जरूरी हैं उससे ज्यादा लेबर जो है वो काम कर रही है। मोर देन रिक्वायर्ड लेबर, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा की जरूरत है, अपने को 10 लोगों की जरूरत है, वहां 50 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 40 लोगों का कुछ प्रोडक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जिनका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है, जिनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, उनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, with which of the following is ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क से ही जुड़ा हुआ है, 1970 में आता है, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत के अंदर दूध की नदियां बह गई थी, बिल्कुल बाढ़ आ गई थी, तो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री से ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ कैंपेन इनिशिएटेड इन डैश इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। पहले देखो चाइना का काम करने का तरीका कम्युनिस्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने काम करने का तरीका बदला और चाइना ग्रो करता चला गया।
और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेके आया था चाइना, वो 1958 में लाया था। उसके बाद इन विच ईयर वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड? नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ है? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। नाबार्ड का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर 100% एफडीआई इज नॉट परमिटेड? तो ये मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग है। आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक अप्रूवल, ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक होता है जिसमें अप्रूवल लेना पड़ता है आपको, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक के अंदर आप इसमें 49% कर सकते हो। उससे ज्यादा जो है एफडीआई मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा सरकार से। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। और ये रोजाना बदलते रहते हैं भाई, कभी 100% कर देते हैं, कभी नहीं। इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? IRDAI का हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। 2007 में जो यूटीआई बैंक था उसका नाम बदल के क्या किया था? एक्सिस बैंक किया था। क्या किया था? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बैंक ऑफ बड़ौदा कहां लोकेटेड है? ये वडोदरा में लोकेटेड है, वडोदरा में। इट्स इजी। टैगलाइन क्या है यूको बैंक की? यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब ये तो आप कहोगे जी इलाहाबाद में ही है, लेकिन नहीं, ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। इलाहाबाद बैंक 1865 में बनता है, 1865 में बनता है। और ये फर्स्ट नॉन हेडक्वार्टर में बना था। मतलब कि पहले जितने भी मुख्यालय थे इनके बंगाल, बिहार, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अंदर सारा काम हो रहा था। पहली बार 1865 में ये इस तरीके का बैंक बना था जो उनके मुख्यालय से बाहर था, अंग्रेजों के मुख्यालय से बाहर था, ठीक है, हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये है 2000 का नोट जब आया था, अब तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो पुराना है, इसलिए ये 2000 के नोट को पूछ रहा है। नहीं तो आज तो 500 या 200 के नोट को पूछता। ये पूछ रहा है जो 2000 नोट का नोट था उस पे कौन सी फोटो छपी हुई थी? मंगलयान की, सांची स्तूप की, सन टेम्पल्स की या हम्पी की? आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उम्मीद करती हूं आपको एक आइडिया लगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SSC CPO स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।